कृषि को अधिकतर लोग नहीं समझते। कृषि एक उत्पादन से संबंधित ही नहीं है। आज दुनिया में देखें तो जितना फोकस प्रोडक्शन पे है, उससे दुगना फोकस उसकी मार्केटिंग पे है। अब ये चेपा चापी का जमाना लद गया कि आपके पास जो भी पैदा किया वही बेच देंगे हम, वो ऐसा नहीं बिक सकता। जितना देश में फूड ग्रेन पल्सेस ऑयल सीड्स पैदा होता है, लगभग 330-32 मिलियन टन के आसपास, इतना ही फल सब्जी पैदा होती है। देश में आज कुल 500 फल सब्जी मंडियां हैं। ये तो कह रहे हैं किसान को कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे, गंदगी है, बहुत बुरी डजरी कंडीशन है, कोई सब आदमी फल सब्जी मंडी में जाता नहीं है, बल्कि हंसी मजाक सब्जी मंडी फिश मंडी का उदाहरण देता है। एक कार्बन क्रेडिट जो है, यदि आप मीथेन उतना ही रोकते हैं तो 23 गुना ज्यादा आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है। और मीथेन कहाँ बनती है? सारी मंडियों में। एक मंडी की फीस सारी 30-40 करोड़ आती है, 150 करोड़ कार्बन क्रेडिट से वेस्ट से बनता है, बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल हैंडलिंग की कोई स्पेस नहीं होगा, तब तक आप वर्ल्ड की मार्केट को कनेक्ट नहीं कर सकते। विश्व गुरु जो बनना चाहते हो फल सब्जी के जरिए बनेंगे, फूड ग्रेन के जरिए नहीं बन सकते। अगर फल सब्जियों को शुद्ध तरीके से अगर आम लोगों तक पहुंचाए तो जो लोग बीमार पड़ते हैं उनकी संख्या कम होगी। तो हमने एक वर्ल्ड स्टडी की यही कोसाम में, उसमें पाया 28 देशों में से लगभग 70% देशों में फूड सेफ्टी हाइजीन हैंडलिंग प्रोटोकॉल ये इंटीग्रल पार्ट है रेगुलेशन का। आज वो टाइम आ गया है, यदि 5 के छापा लगेगा वो देखेंगे तो बैकवर्ड काम करता है मैसेज। इसलिए हमें आगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो देश में बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है, नहीं हो रहा। पहला प्रिंसिपल है कि हमारे सिटीजन को बेस्ट फूड मिले, लेकिन वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेडिंग हब भी हम बने, प्राइस हम तय करें, दुनिया तय ना करे। खाद्य आपूर्ति में जो फल और सब्जी है उसके बेहतरी के लिए कोई भी सरकार सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है, चाहे अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हो, या फिर जो उनके मैसेंजर है, जो उनकी बॉडी है, उनके माध्यम से। मैं इसमें सबसे बड़ा दोष अपने कंसल्टेंट भाइयों को ही देता हूं कि वो बेच नहीं पा रहे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो सरकार को जागृत नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव, आप देख रहे लोकतंत्र की बुनियाद। मैं प्रत्येक एपिसोड में क्रमशः अपने अपने कार्यक्षेत्र के महारत हासिल महानुभावों से रूबरू करवाता हूं, और वर्तमान समय में जो भी प्रशंसनीय या किसी विषय को प्राथमिकता देने योग्य चीजें होती है उनको लेकर के उनके एक्सपर्ट के साथ मैं उन विषयों के साथ आप लोगों से रूबरू होता हूं। आज ऐसे ही महान व्यक्तित्व जिन्होंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हिंदुस्तान ही नहीं विश्व पटल पे एक प्राथमिकता दी है, और कृषि प्रधान देश भारत में जिस प्रकार से फसल उगाने की पद्धति है, लेकिन उस पद्धति को आम लोगों तक किस प्रकार पहुंचाए फल सब्जी के रूप में, उनको भी उन्होंने सरकार से लेकर के मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से किसानों तक भी उन्होंने उनको सरल सहज तरीके से समझाया है कि आपको कैसे करना है। हमारे साथ है नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जेएस यादव जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। थैंक यू। सर, भारत कृषि प्रधान देश है, अधिकतर हिस्सा कृषि से जुड़ा हुआ है। फसल उगाने की पद्धति किसानों को भली भांति पता है, बशर्ते उस फसल को उपभोक्ता तक सुगम, सरल, सहज तरीके और स्वच्छ तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसके बारे में आज आपसे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। थैंक यू। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे उच्च प्रज्वलित सब्जेक्ट को उठाने के लिए। कृषि को अधिकतर लोग नहीं समझते। कृषि एक उत्पादन से संबंधित ही नहीं है। आज दुनिया में देखें तो जितना फोकस प्रोडक्शन पे है, उससे दुगना फोकस उसकी मार्केटिंग पे है। जितनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में जाती है, उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोर, उसमें जाती है। टोटल एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखें तो आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जितना इन्वेस्टमेंट होता है, उतना
किसी और एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होता, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सुविधाओं में जो होता है। तो हम अब धीरे से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओरिएंटेशन से हट के मार्केटिंग ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं। अब ये चेपा चापी का जमाना लद गया कि आपके पास जो भी पैदा किया वही बेच देंगे हम, वो ऐसा नहीं बिक सकता, क्योंकि हर प्रोड्यूस के स्टैंडर्ड्स हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड फिक्स हो गए हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड कोडेक्स स्टैंडर्ड को इंडिया ने मान लिया है, हार्मोनाइज हो गए हैं, साइज कलर वेट सब कुछ तय हो गया है, उसके हिसाब से पैदा होगा तो वर्ल्ड मार्केट में जाएगा। और वर्ल्ड मार्केट हमने, क्योंकि देश हम इस आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में हम दिशा दें कि हम कैसे खेती करते हैं, उसमें जाने के लिए हमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों को मिक्स ब्रिज बना के चलना पड़ेगा। जहां तक इस सब्जेक्ट की बात है, अनफॉर्चुनेटली ये सब्जेक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग ना कभी जनरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया, ना आईएम्स में पढ़ाया गया। अब आके थोड़ा सा एग्री बिजनेस के नाम की एमबीए पिछले 5-7 साल में शुरू हुई है, और उनमें भी सारा फोकस अभी एग्री बिजनेस पे चला गया। एग्री बिजनेस मीन्स सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, मशीनरी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, उस सेक्टर में ये बच्चे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर उस फील्ड में जाना एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं है, जबकि हमारे जितने भी एमबीए पैदा हो रहे हैं इसमें 200, 250, 300 हर साल निकल रहे हैं, वो सभी के सभी अब एग्री बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमें चाहिए मार्केटिंग में। मार्केटिंग में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट कम है, एंड ओरिएंटेशन भी कम है। इंस्टीट्यूशंस नहीं है देश में, केवल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियाम जयपुर, उसके अलावा कोई संस्थान नहीं है। और दूसरी इन सब से आगे हम एक ऐसे देश में फॉर्चुनेटली पैदा हुए जहां एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टिल अंडर एक्ट ऑफ पुलिस, नॉट अंडर एक्ट ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस प्रमोशन की बात नहीं करते, हम एनफोर्समेंट की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं, सीजिंग ऑफ व्हीकल्स, मार्केट फीस और लाइसेंस, ट्रेडिंग लाइसेंस, कमीशन एजेंट, दिस एंड दैट। तो हम ओवरऑल इस बहुत जकड़न में है, इस जकड़न से कितनी जल्दी निकल पाएंगे उतना ही बढ़िया। इसमें एक और आप की जानकारी के लिए बताऊं, जितना देश में फूड ग्रेन पल्सेस ऑयल सीड्स पैदा होता है लगभग 330-32 मिलियन टन के आसपास, इतना ही फल सब्जी पैदा होती है। लेकिन उस 330 में मिलने के लिए सारी आपके जितने भी किसान आंदोलन है वो उसी पे कंसंट्रेटेड है। जितनी मंडियां हैं, 7,000 मंडियां हैं देश में लगभग, उन 7,000 में 6,000 से 6500 के आसपास फूड ग्रेन की मंडियां हैं। फल सब्जी जो इतना है, ना उस पर कोई किसान मांग करता है, ना आंदोलन खड़े होते हैं, ना कोई एमएसपी होती है, ना मंडियां हैं। देश में आज कुल 500 फल सब्जी मंडियां हैं, जबकि हम 332-33 मिलियन टन पैदा करने वाले, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उन जो देश इससे आधे भी पैदा करते हैं, उनकी मंडियां देखी और हमारी मंडियां देखी। इस मंडी में हम अकेला ये तो कह ही रहे हैं, किसान को कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे, गंदगी है, बहुत बुरी डजरी कंडीशन है, कोई सब आदमी फल सब्जी मंडी में जाता नहीं है, बल्कि हंसी मजाक सब्जी मंडी, फिश मंडी का उदाहरण देता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड में ऐसी 5 स्टार मंडियां हैं, आप अंदर घुसेंगे एप्रन पहन के निकलेंगे, आप घुस नहीं सकते बगैर एंट्री के, बगैर रजिस्ट्रेशन के। तो बहुत एडवांस फूड सेफ्टी हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ वहां खड़े, दूसरी तरफ एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन पैदा हुई है, जो प्रोबेबली मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। वो है एमिशन ऑफ बायोमीथेन। बायोमीथेन जो गैस है, वो बायोमीथेन बहुत डेंजरस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से 23 गुना 25 गुना ज्यादा डेंजरस है वो, और उसके कार्बन क्रेडिट जो है वो 23 गुना ज्यादा मिलते हैं। एक कार्बन क्रेडिट जो है, यदि आप मीथेन उतना ही रोकते हैं तो 23 गुना ज्यादा आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है। और मीथेन कहाँ बनती है? सारी मंडियों में।
सारा वेस्ट निकलता है। आजादपुर जो 40 लाख मीट्रिक टन हैंडल करता है, उसका 1% वेस्ट मान लें 40,000 मीट्रिक टन। इससे जो मीथेन जो हम रोकते हैं और कार्बन जो रोकते हैं, वो 150 करोड़ रुपए का एनुअल 150 करोड़ रुपए का कार्बन क्रेडिट रोक रहे हैं। तो एक तरफ हम उससे गैस बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, कार्बन क्रेडिट 150 करोड़। एक मंडी की फीस सारी 30-40 करोड़ आती है, 150 करोड़ कार्बन क्रेडिट से वेस्ट से बनता है, बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, किसी को इस बात का पता ही नहीं। सीधा सीधा नुकसान कहीं ना कहीं सरकार का जो एक है वो हो रहा है। सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप विश्व के कई देशों में गए, वहां हिंदुस्तान के मुकाबले कौन सा ऐसा देश है जो फल और सब्जी पे बेहतर तरीके से सृजन कर रहे हैं, जो अपने उपभोक्ताओं के लिए एक जिम्मेदारी से परोस रहे हैं। हम इसको परोसना ही कहेंगे, परोस रहे हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन अति आवश्यक है। वो कौन सा देश है सर? बहुत सही कहा आपने। वैसे तो मैं सभी कॉन्टिनेंटों में घूमता हूँ, और अभी जो हमारे सोशल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन ने सेट किए हैं, उसमें फूड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का जो एजेंडा तय कर दिया है, जिसमें फल सब्जी का इनटेक ऑलमोस्ट दोहरा कर दिया है, वो जब ही होगा जब हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड पैदा करें। जहां तक आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मेरे से पूछें कौन सी दुनिया की बहुत मंडियां जो आपको अच्छी लगी, देखिए 3 देश हमसे कंपटीशन में है। फर्स्ट चाइना ऑब्वियसली, दूसरा ब्राजील, अर्जेंटीना एंड मैक्सिको। ये 3 ऑलमोस्ट फल सब्जी में वही उसी दौर से, उसी क्वांटम से, उसी पॉपुलेशन कंजम्पशन से गुजर रहे हैं जो हम हैं। इनकी मंडियां देखिए, आज ब्राजील की मंडी या मैक्सिको की मंडी 2000 और 2200 एकड़ में होती है। हमारी कोई भी मंडी 20-30 एकड़ से ज्यादा नहीं बनती। उनके 2000 करोड़ रुपए बहुत ही कॉमन, आज से 20-20 साल पहले लगी थी। हमने कभी 20 करोड़ से ऊपर की मंडी नहीं बनाई। तो हम उनसे कहीं, चाइना में जाके देखिए, चाइना को तो अलग कंपटीशन में नहीं लेते, बट एटलीस्ट हमारे कंपटीशन में ये है। चिली बहुत तेजी से हमें कंपटीशन दे रहा है फ्रूट्स में, वर्ल्ड मार्केट में जहां हम जाते हैं, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, इधर चाइना, ये हमारे कंपटीटर है। और इनकी मंडियां देखें, क्योंकि देखिए माल इकट्ठा, मंडी क्या है? मंडी एक एग्रीगेटिंग प्लेस जी, और हैंडलिंग प्रोटोकॉल की एक जगह है। जब किसान छोटे छोटे लॉट्स में, स्मॉल अन इकोनॉमिक साइज लॉट में लाके इकोनॉमिक एग्रीगेशन करता है, प्रॉपरली हैंडलिंग प्रोटोकॉल, वॉशिंग, क्लीनिंग, पैकिंग करके, एंड देन आगे जगह बनाता है, आगे की प्लेटफॉर्म देता है आगे वर्ल्ड में जाने के लिए। तो जब तक मंडी ही आपकी हाइजीनिक नहीं होगी, उसमें सुविधाएं नहीं होंगी, फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल, हैंडलिंग के कोई स्पेस नहीं होगा, तब तक आप वर्ल्ड की मार्केट को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 3-4 कंट्री हमारे लिए एक तरह आइडियल है। तो मैं कई बार, बल्कि कई मिनिस्टरों से मैं कन्विंस करने में मुझे कई महीने लग जाते हैं ये कहने में कि आप प्लीज फॉर गॉड से कि 200 एकड़ का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। 200 कुछ नहीं है। एक आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहते हो तो आपको कम से कम 500-700 एकड़ मिनिमम चाहिए। वर्ल्ड में तो 2-2 हजार एकड़ है, बट आप 500-700 नीचे, इससे नीचे में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सकते। और सस्टेनेबल, क्योंकि लैंड एक ऐसा है और फल मंडियां और मार्केटिंग ऐसा है, इसमें 60-70 इकोनॉमिक एक्टिविटी एक साथ उभरती है। तो ये सिटी विद इन सिटी हो जाता है, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन हब हो जाता है, क्लोज टू द कंज्यूमर, क्लोज टू द फार्मर का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। उसको डेवलप करने में अब स्पेस चाहिए, और लंबे समय तक चलाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, रेवेन्यू मॉडल में लाने के लिए स्पेस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी हम इस पे एक सरकार की जिम्मेवारी मान के, एक मंडी केवल सरकार की जिम्मेवारी है, मंडी में फीस कलेक्ट हो जाए, फीस से मंडी चला लें, उस कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं। जो रेगुलेटरी विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर रेगुलेशन, रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन, और जकड़न में हम फंसे हुए बाहर नहीं निकल पा रहे। इसलिए ये सब्जेक्ट आज सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।
आप चलो वर्ल्ड की तो छोड़ दीजिए कि हमें विश्व गुरु बनना है, आप अपने लोगों को ही बढ़िया फूड सेफ्टी हाइजीन से बढ़िया फूड परोस दीजिए, आप सोशल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लीजिए, न्यूट्रिशन अचीव कर लीजिए, वही बहुत कुछ है। और वो केवल एंड केवल फल सब्जी से आएगा। फूड ग्रेन की स्टोरी अब खत्म हो गई। अब फूड ग्रेन पे हमें ना, हम आत्मनिर्भर भी हैं और वर्ल्ड मार्केट में और बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस होते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेजेस मींस किसी देश में उसको पैदा करने में क्या लागत आती है और वर्ल्ड प्राइस क्या होती है, उसमें फल सब्जियों में बहुत बढ़िया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे 20-25 रुपए एवरेज प्राइस होती है फल सब्जी की मंडी में, क्योंकि बाहर विदेशों में 200 होती है, तो हमें ये ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा फूड ग्रेन में उल्टा है, हमारे यहाँ एमएसपी कहिए या कुछ और कहिए, उसमें सपोज हम 2,000 रुपए क्विंटल देते हैं, बाहर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 2.5-3 के आसपास मिल जाता है। तो वो हम बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते उसमें, हमारा भविष्य इसी में है। तीसरे, किसान की हम डबलिंग फार्मर की बात करते हैं। कोई फूड ग्रेन पैदा करता है तो उसमें आज 30,000, 25, 30, 40,000 रुपए उसको ऑन एन एवरेज आती है। फल सब्जी में कोई भी किसान ऐसा नहीं जो मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ से कम लेता हो। आप फल सब्जी में तो कंपटीशन भी है, कंपैरेटिव एडवांटेजेस भी है, आपके फ्यूचरिस्टिक भी है, न्यूट्रिटिव भी है, एंड देन वर्ल्ड की, आप वर्ल्ड को विश्व गुरु जो बनना चाहते हो फल सब्जी के जरिए बनेंगे, फूड ग्रेन के जरिए नहीं बन सकते। सर मेरा एक और मानना है कि जिस प्रकार से सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, स्वास्थ्य की बात करती है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि अगर फल सब्जियों को शुद्ध तरीके से अगर आम लोगों तक पहुंचाए तो जो लोग बीमार पड़ते हैं उनकी संख्या कम होगी, जो अस्पताल की ओर लोग भागते हैं वो भी नहीं भागेंगे। तो इस दिशा में मार्केटिंग बोर्ड क्या कोई मैसेज सरकार तक पहुंचा रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अनफॉर्चुनेटली फूड सेफ्टी हाइजीन सब्जेक्ट हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास है, वो एग्रीकल्चर या मार्केटिंग के पास नहीं है, जबकि बाहर विदेशों में ये मार्केटिंग का पार्ट है। से फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग की रिफॉर्म्स की बात करते हो, तो हमने एक वर्ल्ड स्टडी की यही कोसाम में ही, उसमें पाया 28 देशों में से लगभग 70% देशों में फूड सेफ्टी हाइजीन हैंडलिंग प्रोटोकॉल ये इंटेग्रल पार्ट है रेगुलेशन का। मंडी और मार्केट और मार्केटिंग अथॉरिटीज को इंश्योर करना पड़ता है कि मेरी मंडी में कोई भी प्रोड्यूस इंट्रिंसिक क्वालिटी खराब नहीं हो। इंट्रिंसिक मींस ओवर राइपन, सड़ा हुआ, अल्कोहलिक हुआ वो नहीं हो। एक्सट्रिंसिक नहीं हो, मतलब उसमें एक्सेसिव पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मोन्स ये डाले हुए नहीं हो। ये फूड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग बोर्ड्स एंड एपीएमसी जिनको हम वहां कहते हैं उनकी है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ फूड सेफ्टी एक्ट जो कहता है वो उसके तहत एफएसएसएआई है। एफएसएसएआई कहती है प्रोड्यूस, हमारा जुरिडिक्शन ही नहीं है। अरे भाई, जब आपका नमकीन और कोई एक बिस्किट आपका एरिया हो सकता है, तो फल, मैंगो और केला क्यों नहीं? दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। सिमिलरली वो होटल पे जाके छापा मार देंगे कि वहां नीचे चूहा घुस रहा था या हलवाई की दुकान में चूहा था, हमने बंद कर दिया, लेकिन मंडी में नहीं कर सकते। क्यों? Why don't they come forward and take responsibility of food safety hygiene in the markets? आज वो टाइम आ गया है, यदि 5 के छापा लगेगा, वो देखेंगे तो बैकवर्ड काम करता है मैसेज। तो वहां के प्लेयर वो कहेंगे नहीं भाई, कल हम अपना माल नहीं बेचेंगे, इसमें एक्सेसिव। आजकल इंस्टेंट मशीनें आ गई है, छोटी छोटी मशीनें हैं, आपने ड्रॉपर से चेक किया कि देखिए इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है, हैवी मेटल्स है, तो 1 सेकंड में पता लगता है, पहले 3-4 दिन में पता लगता था। तो यदि फूड सेफ्टी वाले आके यहाँ 4 बार छापा मारेंगे तो किसान और व्यापारी दोनों हल्का से एक प्रेशर में आएंगे और नेक्स्ट डे कहेंगे नहीं नहीं माल ठीक लेके आ, नहीं तो छापे वाले कभी भी आ जाते हैं, पीछे से माल ठीक आएगा। इसलिए हमें आगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो देश में बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है, नहीं हो रहा। सर आप वर्ल्ड यूनियन होलसेल मार्केट के भी डायरेक्टर हैं, कई देशों में आपकी बातचीत चलती होगी, कई प्लेटफॉर्म से अपने अपने देश की बात सभी लोग रखते हैं।
देश की आबादी, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, जैसा कि बीते दिनों जो आंकड़ा आया उसमें चाइना को भी पीछे छोड़ दिए। अलग अलग देश अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान को एक सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र मानते हैं। तो फल सब्जी में और भी बहुत सारे देश यहाँ नजर गराए होंगे। क्या हिंदुस्तान की सरकार अपने खुद के किसान के द्वारा उगाए गए फल सब्जी को ही अगर सभी लोगों तक सुरक्षित तरीके से पेश करे, तो वो जो व्यापार से जो आमदनी होगी वो यहाँ रह जाएगी? उसके लिए क्या आपका विचार है? बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखिए, पहले तो अपनी देश में अपने नागरिकों को न्यूट्रिशन लेवल पूरा करें। हमारे आईसीएमआर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 250 ग्राम चाहिए, जो कि हमारा 120-25 ग्राम अभी है। इसका मतलब अभी भी हम जितना पैदा कर रहे हैं 330 मिलियन टन, 600 मिलियन टन तक भी पैदा कर दें, तब जाके देश में न्यूट्रिशन का लेवल अचीव कर पाएंगे। मैं अभी इसको बाहर के तो कह ही नहीं रहा हूँ, बाहर का दृष्टिकोण दूसरा होता है। तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बड़ा एरिया पड़ा है। हम अगले 50 साल तक भी पैदावार कितनी करें उसके लिए वो भी थोड़ा है। जहां तक रही बाहर भेजने और लेने की, माल लेने की, ये कमोडिटी टू कमोडिटी डिफर करता है। जैसे आप टॉप 10 फ्रूट्स कंट्री में देखेंगे, वो लगभग 60-70% टोटल वॉल्यूम को हैंडल करते हैं। इसी तरह टॉप 5-7 वेजिटेबल्स वॉल्यूम वाइज 60-70% हो जाती है, और ये हर जगह अलग अलग होती है। से फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का मैं कहूँ तो फ्रूट, अब हम कहें कि नहीं भाई देश में ही एप्पल पूरा पैदा करो, एप्पल की लगभग हमारी 40-45 लाख मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। हम 25 से 28-30 के बीच पैदा करते हैं। कुछ सरकारी आंकड़े हमारे 30 लाख मीट्रिक टन कहते हैं, कुछ 25 के आसपास कहते हैं। जब प्रोक्योर करने एक्सपोर्टर जाता है तो उसको बेचारे को वो भी नहीं मिलता, वो अलग बात है। बट इसके बाद हम नेट इंपोर्टर हैं, तो हमें एप्पल तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब 10 लाख 12 लाख मीट्रिक टन हर साल हम लें, यह और कंटिन्यू भी रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा का पूरा इसी जोन में पूरा फोकस डाल दें, और हो भी जाए तो हमारा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम इतने लंबे हैं। जैसे हमारा शिमला से या श्रीनगर से जो एप्पल चला, वो नागपुर तक ऑलमोस्ट आके उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नलीफाई हो जाती है। तो कोस्टल एरिया से जो हमें सस्ता एप्पल आ रहा है, चेन्नई में आप शिमला से ले जाएं या चेन्नई में वहां से बाहर से एप्पल इंपोर्ट करें, उनमें चेन्नई बाहर वाला सस्ता पड़ता है। तो एक तरफ तो हमारी शॉर्टेज है, दूसरी तरफ सी फ्रेट बहुत कम पड़ता है। क्यों पड़ता है ऐसा? एक रेफ्रिजरेटेड कॉस्ट दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होता है, और वहां से दुबई 20,000 में पहुंच जाता है। 1.25 लाख में आप लंदन से आपका कंटेनर आ जाता है। यहां से 10 रुपए किलो पड़ता है, सी से 2 रुपए 3 रुपए किलो पड़ता है। तो इसलिए हम इंपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते और एक्सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते। उससे बैलेंस भी होता है ट्रेड, प्लस कंपैरेटिव एडवांटेजेस का मैक्सिमम बेनिफिट भी उठाते हैं। तो ऐसा तो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता कि हम पूरा का पूरा देश में खा जाएं। क्यों? जो बास्केट है, फ्रूट बास्केट, वो लगभग 100 फ्रूट्स के आसपास और 100 वेजिटेबल्स के आसपास की टोटल बनती है। अब उसमें से शेयर बहुत कम होता है, जैसे मैंने बताया टॉप 10 फ्रूट्स 80-85% वही होता है। तो हम जैसे आपका 5 फ्रूट निकाल दें टॉप के, मैंगो, बनाना प्लस गुआवा प्लस एप्पल एंड अनार और अंगूर, 5 निकाल दे तो 60-70% टोटल वॉल्यूम बन जाता है। अब देश में तो इसी ने खाना है, और हर फ्रूट अलग डायरेक्शन से आता है। अब मैंगो इधर से आएगा तो आपका अगस्त तक आपको यूपी से मिलेगा, एप्पल नॉर्थ वेस्ट हिल रीजन से आएगा, तो गोवा सेंट्रल पार्ट से आएगा। तो हर प्रोड्यूस अलग अलग डायरेक्शन से आता है, और क्योंकि सीजनल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो हम ये मिक्स ब्लेंड लाना पड़ेगा, खुली इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, खूब large number of buyers, large number of exporters, large number of importers, and let this country grow as a hub of trading hub for the fruits and vegetables. एक माइक्रोपिया से यही नहीं देखें
कि हम केवल अपने में ही रहेंगे, अपने लोगों के लिए ही है। अपना पहला प्रिंसिपल है कि हमारे सिटीजन को बेस्ट फूड मिले, लेकिन वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेडिंग हब भी हम बने, प्राइस हम तय करें, दुनिया तय ना करे। वो करने के लिए हमें ग्लोबल हब, ट्रेडिंग हब बनना पड़ेगा। सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सार्थक प्रश्न है। किसान आंदोलन के दरमियान जो किसान बैठे थे, उनकी कुछ मांगे थी। उन मांगों में से खासकर एमएसपी की चर्चा हुई, और वो एमएसपी है धान, गेहूं, इन चीजों पे। लेकिन एक बड़ा जो उपभोक्ता है वो फल और सब्जी का है, उसकी बात कोई क्यों नहीं करते हैं? ना सरकार करती है, ना किसान करते हैं। क्या फल और सब्जी को किसान नहीं उगाते? उनकी मांग नहीं करते हैं एमएसपी पे? बिल्कुल सही कहा, जैसे मैंने शुरुआत यहाँ से की थी। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, उसमें 3 पार्ट थे। 2 तो बहुत ही ऑर्डिनरी थे, तीसरे पे ही हल्की सी चर्चा थी। पहला था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो तो कोई बात ही नहीं थी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो भी कोई बात ही नहीं है, ऑलरेडी है, फॉर्मल करना है, इनफॉर्मल ऑलरेडी हो रहे हैं। तीसरी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि रेगुलेशन जो है, ये रेगुलेटेड ट्रेड जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि हम इंडियन एक्ट ऑफ पुलिस के तहत ट्रेड कर रहे हैं, इसको मंडी यार्ड तक सीमित कर दो, 4 वॉल्स ऑफ मंडी तक सीमित रहे। मार्केटिंग एरिया मतलब कैचमेंट एरिया 200 गांव 150 गांव में सीमित ना रहे, इतने तक ना रहे। यही तो एक इशू था। अभी क्या है, एंटायर मार्केटिंग एरिया मीन्स एंटायर कैचमेंट एरिया 200 विलेज, 250 150 और एन एवरेज 40-50 से लेकर 200 तक विलेजेस होता है कैचमेंट एरिया एक एपीएमसी का। उसमें कोई भी प्रोड्यूस कहीं भी होता है, दैट्स लायबल टू बी सोल्ड थ्रू मार्केट एंड उस पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, पुलिसिंग है, सब कुछ है उसमें। वो ये कह रहे हैं भाई, जब आप सुविधा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो मंडी यार्ड में सुविधाएं वहां तक सीमित कर लो। एक यही बात थी जिसका मैं पक्षधर हूं, और सच्चाई ये है कि ये वहां रेगुलेशन बढ़ा दो। कहाँ बढ़ा दो? आप फूड सेफ्टी लाओ, मंडी में बहुत बढ़िया माल बेचो, कोई भी पेस्टिसाइड एक्सेसिव बिक गया उसको खिंचाई करो, ट्रेडर कोई एक्सेसिव ऐसा माल बेचता हुआ पकड़ा जाए उसको एक्सेसिव उस पर कंट्रोल करो, एंड सुविधाएं भी वहां फील्ड में दो, उस पर तो फोकस करो और इससे निकल जाओ बहुत बड़ा 200 गांव से। जहां तक वहां तक तो मैं ये विचार रखता हूँ। जहां तक फल सब्जी की आपने कही, अनफॉर्चुनेट मैंने बताया, देश में 500 कुल 500 मंडियां हैं, और जबकि देश में इसके हिसाब से मेरे कम से कम वर्ल्ड क्लास 15 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन के हर शहर में एक मॉडर्न मार्केट होना बहुत जरूरी है, जो लगभग 50 बनते हैं देश में। और वो इतनी बड़ी फल सब्जी की लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनने चाहिए, जिनमें सारी तरह की फैसिलिटी और नॉट ओनली कोल्ड चेन, आपके सब कुछ, यू नेम एनीथिंग वहीं मिलेगा उसमें। आपके एंकर इन्वेस्टर्स भी वही हैं, जो आपके ड्रोन डिलीवरी भी वहीं से है, आपके IKEA, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट वो भी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है, फार्मर्स के भी पेमेंट सेटलमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन प्राइस डिस्कवरी है, ऑनलाइन सब कुछ, आप फिजिकली ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड ए हैपनिंग प्लेस, एक्सपोर्ट सेंटर भी है, फैसिलिटी भी है। जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर फल सब्जी के लिए नहीं लाएंगे, ये फूड ग्रेन की तरह नहीं बिक सकता। पेरिसेबिलिटी तो है ही, शेल्फ लाइफ छोटी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, तो वो लाना देश में बहुत जरूरी है। सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है कि जिन जिन फलों का आपने जिक्र किया, आज दैनिक दिनचर्या में सबको चाहिए, जिसका उत्पादन जहां है उस इलाके में अगर सरकार उसके रखरखाव का प्रबंध करे, तो तत्काल जो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, जिससे बचा जा सकता है। आप मार्केटिंग बोर्ड में बड़े लंबे समय से हैं और सरकार को समय समय पर सुझाव देते रहे। क्या इस तरह का सुझाव सरकार को दिया जा सकता है कि अगर इस तरह से करे सरकार, इतनी बड़ी आबादी है, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है,
फल सब्जी खराब भी होते हैं, अगर उसी इलाके में उसके रख रखाव की सुविधा हो तो कैसा रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत सही कहा। देखिए, जहाँ तक रख रखाव के सुविधाओं की बात है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, वो तो जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। ये तो हमारी सबसे कमजोर कड़ी है, दोस्ती नब्ज है, जिसमें पूरी दुनिया हम पे आज भी कटाक्ष करती है और मजा लेती है कि जितने कई देश पैदा करते हैं उतना तो आप खत्म कर देते हैं। जितना अकेला यूके पैदा करता है 1.5 लाख करोड़ के, तो आप फल सब्जी वेस्ट कर देते हैं। बहुत से हम पे कटाक्ष किए जाते हैं, इस पे तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैकेनिक्स एंड इकोनॉमिक्स भी हमें अपने फल सब्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की समझनी चाहिए। हमारी आज रियलिटी ये है कि जितना कमोडिटी का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उतनी ही प्राइस ज्यादा मिलेगी। क्यों? हम बहुत बड़े देश और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और कंज्यूमर्स है। तो यदि मेरा विद इन ब्लॉक कोई एक प्रोड्यूस बिकता है, तो एक से एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ 10 रुपए कोई चीज बिकी, उसी प्रोड्यूस को आप ब्लॉक से बाहर निकाल के डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर देते हैं तो उसकी 12-15 रुपए रियलाइजेशन होती है, और स्टेट से बाहर कर देते हैं तो 18 और 20 रुपए तक पहुंच जाती है, और कंट्री से बाहर कर देते हैं तो कम से कम उसके 30 रुपए आती है। तो इस तरह जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जितना बढ़ाओगे कमोडिटी का, उतना ही प्राइस रियलाइजेशन होगी किसान की। दूसरी, आपने कहा कि वही लोकल किसान को ही वो क्यों न दे। अनफॉर्चुनेटली जो चीज जहां पैदा होती है उसकी कंजम्पशन से कहीं ज्यादा वो वहां पैदा होती है, और हर कमोडिटी का 2 से 3 महीने का सीजन होता है। उसमें वहां के लोग की पर कैपिटा कंजम्पशन वही 150 ग्राम 200 ग्राम होगी। उसमें अकेली वो घिया खा नहीं सकता, अकेली प्याज खा नहीं सकता, आलू अकेला खा नहीं सकता। आज के दिन आलू, यदि आप यूपी में फैजाबाद के इलाके से लेकर गाजियाबाद तक आए तो आलू कितना खाएगा वो? इसको तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए। इसी तरह एप्पल का चाहिए, इसी तरह मैंगो का चाहिए। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाने चाहिए, लोकल छोटी मंडियां लोकल कंजम्पशन के लिए नहीं, इंडिया जैसे देश को डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाना चाहिए। और चाइना ने एक ही काम किया, प्रोक्योरमेंट पे काटा मार दिया, नो प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी दो। उनकी पॉलिसी में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करो। आज हमारे यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। हमें इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए कि यूनिफॉर्म पैटर्न पे यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म स्प्रेड मिले, लोकलाइज करने की बजाय। तो ये अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, प्लानिंग में, नीचे लोकल प्लानिंग में फिजिबिलिटी असेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ऐसा तो सोच नहीं रहे कि लोकल लोगों को लोकल बना दें। नो, लोकल प्रोड्यूस को इंटरनेशनल और ग्लोबल बढ़ाओ, ये होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, एक सार्थक और तर्कसंगत प्रश्न है। आज के युवा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि अन्य फील्ड की ओर जाओ। अगर कृषि की ओर जाते भी हैं तो उनकी कोशिश होती है कि फसल कैसे उगाना है, फसल बोने के तरीके क्या है, इस दिशा में ज्यादा होते। युवा उन फसलों की मार्केटिंग कैसे अच्छी हो, वो फल और सब्जी आम उपभोक्ता तक बेहतर तरीके से कैसे पहुंचे, उसके रखरखाव के संसाधन कितने बेहतर हो, उस ओर नहीं जाते हैं। क्या युवाओं को इस ओर आना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए? बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें इतना बड़ा स्कोप है कि हम शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयड यूथ को एब्जॉर्व करने की पावर हो जितनी इस सेक्टर में। बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कई बार कहता हूँ, हम बहुत छोटे मायोपिया से देखते हैं। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब नौकरी में लगा, मैं कूदता हुआ आया, हमारी ताई जी बैठी थी, उन्होंने पूछा, बेटे किस में नौकरी लगी? मैंने सोचा मैं एग्रीकल्चर कहूंगा, इन्हें समझ में नहीं आएगी, कृषि कहूंगा और बुरी तरह फंस जाएगी, तो मैंने कहा मैं खेती बाड़ी में लगी। तो वो कहती है, बता, दादा भी यही करता था, पापा भी यही, अब तुम भी इसी में गए। तो देखने का नजरिया जो है आज भी हमारा वही है। इवन अनफॉर्चुनेटली यूथ का भी वही है। यूथ भी एग्रीकल्चर में यही समझता है मुझे खेती करनी पड़ेगी, वहां जाके मैं गेहूं जो चना
बोऊंगा या फिर फसल या बाग बगीचे भी लगाया तो मुझे खुद करना पड़ेगा बहुत। ये वो नहीं देख रहे कि इसे ह्यूज चेन, और इस बड़ी चेन में बहुत बड़ा भविष्य है। और एक एक भविष्य में, जैसे मैंने अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप फूड लॉस एंड वेस्ट, केवल यही सब्जेक्ट पकड़ लें इंडिया में, हजारों हजारों अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए तो यही बिजनेस। दुनिया में इतना ऑर्गेनिक बायोमीथेन कहीं भी पैदा नहीं हो रहा जितना हमारे यहाँ, दुनिया में कहीं नहीं। क्यों? उस वीकनेस को जहां हम पे माथा कलंकित किया जाता है कि तुम 30% वेस्ट करते हो, उसी को हम इसको सोना बना के भी बेच सकते हैं। हम कार्बन क्रेडिट से हजारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं इससे। तो इस तरह की एक एक चीज में आप प्रोडक्शन, अभी जो चीज प्राइवेट मार्केट में इतना बड़ा स्कोप है, हमने टच ही नहीं किया है। केवल पुराने ट्रेडर जो 2-4 हैं, 50-60 मार्केट देश में अभी काम कर रही है, बट सारे ट्रेडर्स ने कैप्चर कर ली, वही बाई करते हैं, वही सेल करते हैं। जबकि रूल के हिसाब से कोई मार्केट ऑपरेटर, डेवलपर, इन्वेस्टर कोई बाइंग एंड सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसमें बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। अब ऐसे ही और 10-12 एरियाज हैं इनमें जो अभी तक हिडन पड़े हैं। लोगों की एक ही नजर जाती है कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर। देखिए हमारी 70 इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड 70 के आसपास। इनमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंशियल सर्विस, नॉन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारियों में से 60% यदि प्राइवेट इन्वेस्टर इंटीग्रेटेड करे तो वायबल है। बट किसी को पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, ट्रेनिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। नए यूथ के लिए वो एरिया है। मैं कई बार जाके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को कहता हूँ कि आप ये बैंकों में, इंश्योरेंस में, क्रेडिट में जाके अपना करियर मत खराब कीजिए, बाद में आप वापस इस फील्ड में भी नहीं आ पाओगे। ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें घुसिए, इसमें बहुत फ्यूचर है। तो अब धीरे धीरे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट इट इज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट। सर, राज्य की सरकार या देश की सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, उनकी कोशिश रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि खाद्य आपूर्ति में जो फल और सब्जी है, उसके बेहतरी के लिए कोई भी सरकार सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है, चाहे अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हो, या फिर जो उनके मैसेंजर है, जो उनकी बॉडी है, उनके माध्यम से। क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए? मैं इसमें सबसे बड़ा दोष अपने कंसल्टेंट भाइयों को ही देता हूं कि वो बेच नहीं पा रहे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो सरकार को जागृत नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने एक छोटा सा भी बताया, यदि मैं इस आइडिया को नहीं बेच पा रहा कि एक आजादपुर मंडी का वेस्ट 100 करोड़ रुपए का बिक सकता है, तो ये मेरी वीकनेस। ठीक इसी तरह जो कंसल्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, डिजाइनर, प्लानर है, वो इसको स्टेट के सामने इस तरह प्रस्तुत नहीं कर पा रहे कि वो इसको मीडिया के थ्रू बता के और किसान के साथ जुड़ के और उसका माइलेज ले सके। ये एक तो वहां वीकनेस। दूसरी, अनफॉर्चुनेटली देश में इतनी अवेयरनेस की कमी है, जो स्टेट कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव ले भी रही है, उनमें भी उनको डाउट है, चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, ये पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान का ऐसा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने प्लान किया गन्नौर में, IHM गन्नौर, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर। अब सरकार को हर वक्त ये भय है कि ज्यादा पब्लिसिटी तो नहीं ले रहे हैं, हम ज्यादा तो नहीं ले जाएंगे, क्यों, हमारे एग्रोमॉल फेल हो गई, कहीं हमारे दूसरे एग्रोमॉल फेल तो नहीं हो जाएंगे। इस बैड मैसेज से पूरे देश में ये हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पहले हरियाणा को ऑपरेट करने दो, हरियाणा को चलाने दो, ऑपरेशन मैनेजमेंट देखने दो, रिजल्ट आते हैं कि नहीं, तब आगे इन्वेस्ट करेंगे। मध्य प्रदेश रुका हुआ है, उत्तराखंड रुका हुआ है, तेलंगाना रुका हुआ है, इसलिए कि एक बार चलती हुई देख ले, उनका चलता हुआ देख ले, चलता हुआ देख ले। और वो कहाँ घबराए हुए हैं, क्या करें, अब ये तो हाथ ही खड़ा हो गया, इतना पैसा लगा दिया, 2000 करोड़ लग गया, अब हमें, उनको ऑपरेशन मैनेजमेंट मैनुअल नहीं है,
उनको ऑपरेटिव गाइडलाइंस नहीं पता, अब कैसे स्टार्ट करें। तो ये एक मैन पावर की भी कमी है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने की, प्रॉपर डिजाइन प्लान करने की एंड उसको वायबल लाने की। इसलिए भी स्टेट घबराई हुई है, डरी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रही, पब्लिसिटी नहीं ले रही। अदरवाइज तो किसान के नाम पे वो वाई वाई करके कल जितना चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर दे, बट बहुत स्लो चल रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ला रही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आप टोटल कंट्री में फ्रूट एंड वेजिटेबल की टोटल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आज पूरा का पूरा आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मैंने कर्नाटक में असेस किया, कुल टोटल इन्वेस्टमेंट 400-500 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट। हरियाणा में इस मार्केट को निकाल दें तो 300-400 करोड़ का, कोई स्टेट 500-600 करोड़ से ऊपर की नहीं पहुंची, एक भी स्टेट। जबकि मार्केट फीस अकेली फल सब्जी से जो आती है वो भी लगभग आधी जरूर आती है इससे, और रिक्वायरमेंट इससे 10 गुना ज्यादा है। किसी भी स्टेट में आज के दिन जो ये 300-400-500 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वहां मरे से मरा 5,000-6,000 करोड़ चाहिए हर स्टेट में मिनिमम। इससे कम में स्टेट नहीं आगे बढ़ सकती, क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चाहिए, बहुत हाइजीनिक चाहिए, बहुत बड़ा गाड़ियों की प्रॉपर मूवमेंट हो, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स हो, प्रॉपर इंटीग्रेटेड आपको वेयर हाउसेज भी हो, इन्वेस्टर्स की इंटरलॉकिंग हो, वो भी वायबल करे, लेट द ट्रेड शुड ग्रो विद ग्रोथ ऑफ एवरीवन। इस तरह का क्लाइमेट चाहिए, वो बनाने के लिए यू नीड मिनिमम 200 करोड़ एक प्रोजेक्ट में चाहिए। तो हर स्टेट को कम से कम 500-600 करोड़ लाना पड़ेगा, 10 टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो स्टेट्स अभी वहां घबराई हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट मैंने सभी इंटरनेशनल एजेंसीज से बात की है, वर्ल्ड बैंक इस फील्ड में एकदम आने को तैयार है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बेचारे एवरी डे दे कीप ऑन डिस्कसिंग विद मी, GIZ जर्मन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी दे आर कीन टू कम। हमारा नाबार्ड 2.5% पे पैसा देने को तैयार, 2.5%, जो कि वर्ल्ड में सबसे सस्ता लोन पड़ता है। RIDF स्कीम है नाबार्ड की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, उसके तहत 2.5% पे देता है। 2.5% पे तो हेजिंग चार्जेस भी नहीं आते, फ्लक्चुएटिंग जो करेंसी फ्लक्चुएटिंग चार्जेस होते हैं वो भी 2.5 से 3% पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट वर्चुअल फ्री दे रहा है, उसके बावजूद भी टेकर नहीं है, लेने वाले नहीं है। ये एक कब्ब में फंसी हुई है सरकारें, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे साथ है डॉक्टर GS यादव जी, जो मार्केटिंग बोर्ड के एक्सपर्ट तो है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इन्होंने हमारे प्रत्येक प्रश्न, चाहे सरकार से संबंधित हो, किसान से संबंधित हो, या खाद्य सामग्री फल सब्जी के रखरखाव, उसके विस्तार उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाए, और इससे सरकार को होने वाली आमदनी के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, इसका विस्तार कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है, सभी विषयों पे आपने बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा, और उन युवाओं को भी आपने अपनी शब्दावली से संदेश दिया कि आइए एक कदम आप बढ़ाइए, हम आपके सपने को साकार करने के लिए तत्पर हैं, आप एक कदम तो बढ़ाइए, हम आपके लिए तैयार हैं। इसी तरह क्रमशः हम आपको अपने अपने फील्ड के प्रत्येक महानुभावों से समयानुसार रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।